हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम एक अच्छा आंसर लिखने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। और अगर हमारा अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या हमारा सिलेबस पूरा हो गया है तो हमको किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। तो हम एकदम फर्स्ट स्टेप से हमने स्टार्ट करा था, आज उसी में ही सेकंड स्टेप है। और लास्ट में हम एकदम यानी कि थर्ड या फोर्थ वीडियो में एक ऐसे स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको एक पूरा स्ट्रक्चराइज्ड वे में आपको पता चल जाएगा कि आंसर को ऐसे ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो आज उसी स्टेप में मैं आपको सेकंड वीडियो में मीन्स आंसर राइटिंग की ये बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग लिखने से पहले कुछ शब्दों को भी मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि शब्द वहां पे लिखा होने से या चेंज होने से आपका पूरा आंसर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो मैं अभी आपको जस्ट लाइक 2023 का पेपर दिखाता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उन कीवर्ड्स को बताता हूं कि आपका कीवर्ड्स वो चाहता क्या है आपसे उस आंसर में। तो यानी कि कल हमने देखा कि हमको शुरुआत कैसे करनी है, सेकंड हम देखेंगे कि हमको शब्द का मतलब पता है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे चेंज होता है हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2023 का पेपर को। तो 2023 का ये GS1 का पेपर है, ठीक। तो 2023 का GS1 का पेपर है, तो मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक। तो जस्ट लाइक जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अभी मैं आपको यहाँ पे सोल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड के लिए बताने के लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे सोल्व भी करेंगे बट आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट अभी सिंपल यहाँ पे आप कीवर्ड्स पे फोकस करिएगा। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे उसने पूछ लिया एक्सप्लेन के बारे में, ठीक, कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये बताइए, ठीक, कि एक्सप्लेन। अब इस एक्सप्लेन से ऐसा क्या चेंज हो जाएगा आंसर में जिससे कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब जैसे इसमें बोल दिया डिस्कस करने के लिए, ठीक, तो इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब अगर आप ऊपर देखेंगे इसी में ही, तो आपको तमाम देखिए हर एक क्वेश्चन अलग है। इसमें पूछ ले, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कॉन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, ठीक। हाउ आर द फिजोर्ड्स फॉर्म। तो ये तो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है आपके, ठीक। अब जैसे इसमें डू यू थिंक पूछ लिया आपसे, मतलब हर एक क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जो भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आपको अभी कीवर्ड बता रहा हूं कि आपको कीवर्ड्स पे क्या मतलब अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी कीवर्ड जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे चेंज होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं आपको GS2 दिखाऊं, GS2 वाले में भी तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें बोल दिया कि आपको बोला है कमेंट करने के लिए, ठीक, कमेंट की बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। अब कमेंट के अकॉर्डिंग कैसे आंसर चेंज होगा, सेम यहाँ पे आपको कमेंट के लिए बोल दिया है कि नहीं। तो यानी कि अब ये जो क्वेश्चन पूछा है, अब जिसमें कई बार उसने अभी पीछे एक्सप्लेन, डिस्कस, कमेंट, इस तरीके से और भी शब्द हैं और भी टर्मिनोलॉजीज हैं और भी कीवर्ड्स हैं, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए अभी सिर्फ 2023 का ही क्वेश्चन पेपर में कि आपको किस तरीके से आंसर चेंज करके लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। तो आपने पूरा पेपर एनालिसिस करा होगा। तो चलिए अब मैं आपको उन शब्दों का जितने भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वो दरअसल में चाहता क्या है वो हम समझते हैं कि उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक। कि अगर आपको एक्सप्लेन दिया है, अगर आपको डिस्कस दिया है, अगर आपको कमेंट दिया है, इलुसिडेट दिया है, इलस्ट्रेट दिया है, लेबोरेट दिया है, तो वो चाहता क्या है आपसे उस आंसर के अंदर में। वरना सारे आंसर तो सेम लिखे जाएंगे, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन एवरी कीवर्ड, ठीक। अगर कुछ शब्द लिखा है तो उसका सही मायनों में मतलब है, अगर उसका कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं होता तो वो शब्द को ही नहीं लिखता, वरना तो हम सारे आंसर सेम लिखते, है कि नहीं। और वो सब में सिर्फ सिंपल एक ही कीवर्ड डालता। जब कीवर्ड बदला है तो यानी कि देयर इज समथिंग जो कि हमको उस आंसर में चेंज करनी होगी। ओके, तो हम इस वीडियो में उन कीवर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है, और फिर मैं आपको आने वाली वीडियोस में जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे करेंगे क्या नहीं, ठीक। बट अभी हमें एक एक स्टेप करके ऊपर तक पहुंचना है ना, ऐसे हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, एक एक स्टेप से हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले एक आता है इलूसिडेट, ठीक।
इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये मैं पूरी आपके लिए एक पीडीएफ लेके आया हूं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड भी करनी होगी तो ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक्चुअल में आपको इसको, चलो ठीक है, इसको देखते हैं, तो इट मीन्स टू थ्रो लाइट ऑन और एक्सप्लेन a statement is to be made intelligible by providing relevant fact and figure. You are not going to differ in such question, but just follow the track it provides to you, just giving explanation if required with examples to elucidate, that is convince the statement। मतलब आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर में, देखिए यहां तो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन को आंसर का पूरा लिख के स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब इसमें डायरेक्टली मतलब देखिए, अब सारी चीज एकदम से ध्यान भी नहीं रख सकते, आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि अगर इलुसिडेट पूछा गया है तो मेरे को उसके अंदर में क्या करना है। जो कुछ भी मैं स्टेटमेंट या कुछ भी सच लिख रहा हूं, या कुछ भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं उसके बारे में लिख रहा हूं या लिख रही हूं, तो आई हैव टू राइट एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक, एग्जाम्पल्स यानी कि आपको उसको एक्सप्लेनेशन में लिखना है, यानी कि आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, जिससे कि कोई भी आपने अगर स्टेटमेंट लिखा है तो वो कन्विंस तो हो जाए ना सामने वाला। अब मैं अगर आपसे बोलूं कुछ भी A to Z कि मतलब आप में से किसी की या किसी का भी XYZ में नाम ले लेता हूं कि उनकी रैंक 1 आएगी, बट मेरे पास कोई एक बेस तो होना चाहिए उस चीज को कहने का। या तो मैंने उनको एनालाइज करा हो कि अरे हाँ, ये पिछले 3-4 सालों से अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इस साल इनकी रैंक 1 आ सकती है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ये सारी चीजें। मेरे पास ऐसा कुछ सपोर्टिव चीज तो होनी चाहिए ना। अब ऐसे ही थोड़ी आप लोग मेरी बात मान लेंगे। ठीक, तो उसके लिए कुछ आपको एग्जांपल डालना पड़ेगा। अब मैं कोई चीज बात कह रहा हूं तो मेरे पास मेरा कोई एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ, एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है या जो मैं कह रहा हूं ये यहां पे ऐसा मेंशन है या डाटा मेंशन है या कुछ भी ऐसा, तो मेरे को सपोर्ट करना होगा, एग्जांपल वगैरह इन सारी चीजें मेरे को लिखनी पड़ेंगी। ठीक, तो यानी कि आप सिंपल इतना ध्यान रखिए कि आपको उससे रिलेटेड फैक्ट या फिगर जो भी आपके पास है आपको वो लिखना है। सिंपल इतना छोटा छोटा सा भी ध्यान रखेंगे ना तो आपको दिमाग में, अब हर एक चीज को डिटेल में तो याद भी नहीं रख सकते हैं। ठीक, सिंपल कि अगर इलुसिडेट पूछा गया है तो आपको रिलेवेंट फैक्ट एंड फिगर्स उस क्वेश्चन के बारे में लिखने हैं। अब लिखने कैसे हैं वो आपको अपनी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी सिंपल मतलब समझते हैं कीवर्ड्स का। सारी चीजें एक ही वीडियो में नहीं सीख सकता ना। ठीक, एक ही वीडियो में सारी चीजें सीख लोगे तो फिर कैसे होगा। एक्सप्लेन, देखिए इलुसिडेट और एक्सप्लेन में क्या होता है कि डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये दोनों वन ऑफ द सेम थिंग ही होती हैं, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस जो कि आपके आंसर में अपीयर होता है। क्या कि इज दैट विद डेफिनेशन एंड नेसेसरी डिटेल्स वन जस्ट विद इन द एरिया ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट। मतलब ऐसा नहीं कि आप हर जगह किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने लग जा रहे हैं। जहां जरूरत है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की, या जहां जरूरत है, अब ये नहीं कि आपने अपने आंसर में पूरा डाटा फैक्ट एंड फिगर ही भर दिया है। अरे भाई, वो मेंस की आंसर राइटिंग है, आपको आपकी वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको कितना पता है कि इतने परसेंट मतलब कितने परसेंट डिक्रीमेंट हो रहा है डेथ रेट में, इंक्रीमेंट हो रही है, ये सारी चीजें नहीं, आपको एनालिसिस भी तो करना है। इफ अगर ऐसे होता कि डाटा फैक्ट एंड फिगर आप टोटल भर देंगे तो आपको चेक नहीं कर रहा, एनालिसिस चेक कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने हर एक चीज कुछ भी कहीं पे भर देनी, जहां जरूरत है आप वो चीज वहां पे एक्सप्लेन करेंगे एक बेटर वे में, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि नहीं। ये तो हमारी लाइफ में भी है ना, एक्सप्लेन वहां करो जहां आपको जरूरत लगे। हर जगह किसी को कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, जहां आपको लगता है कि हाँ यहां पर मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तो एक्सप्लेनेशन दीजिए, वरना कोई भी आपके एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता है कि नहीं। तो सेम विद द आंसर। ठीक, जहां जरूरत है किसी भी चीज को डिफाइन करने की, एज सच नेसेसरी कंडीशन बन रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी सिंपल मैं आपको सिर्फ मतलब बता रहा हूं इन सब चीजों का, लेकिन कहां कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना। ठीक, ये सिंपल छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक, अब जैसे कमेंट पूछा गया तो कमेंट का मतलब क्या है कि एकदम सिंपल आपसे आपका पर्सनल व्यू पूछा गया भाई, कि आपका पर्सनल व्यू। अब ऐसे भी नहीं है कि आप एकदम ऐसा पर्सनल व्यू डाल दें, मतलब कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आ गया है और आपने उसमें पता नहीं क्या भर दिया है अपना आंसर में, तो यार आपकी थिंकिंग आपके उसमें आंसर में झलक जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि सामने वाला पर्सन भी एकदम ऑफेंड हो जाए
एक पर्सनल ठीक है कि कभी आप बोले अरे सर कमेंट पूछा गया तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, भाई ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू टेक केयर अबाउट सम थिंग्स। पर्सनल व्यू भी दे रहे हैं तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है ना। जस्ट लाइक जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट सबको अवेलेबल है, बट देर आर सम रेस्ट्रिक्शन ना, रेस्ट्रिक्शंस भी एप्लीकेबल हैं। तो सेम विद दिस कि कमेंट में आपका पर्सनल व्यू पूछा गया है बट आपको बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लिखना है। ठीक, आप रिलीजियस वाली चीजों पे तो अब कोई मतलब किस तरीके से क्या व्यू अपना रख रहा है कैसे नहीं रख रहा है। मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर उसकी मतलब XYZ कोई भी रिलीजन है और कोई भी एक पर्सन ने इसके अगेंस्ट में लिख दिया है, ठीक, और जो सामने वाला एग्जामिनर है वो इस रिलीजन के फेवर में है, तब क्या होगा? मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो पर्सनल व्यूज भी लिखने हैं तो आपको एक सही अप्रोच के साथ लिखने, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उसमें लिखे आए हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। बट अभी आप सिंपल सिंपल मीनिंग समझिए इनका कि क्या है मीनिंग क्या नहीं है। ठीक, remember to comment is not to argue. It is necessary here to balance on each aspect for and against, including every topic of the statement. Though a candidate can conclude either for or against, but not necessary to any one side specifically. Illustration, incident, data, fact and can be used to comment your view. Exactly, आप कुछ भी अपनी बात को मनवाने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको कुछ डाटा फैक्ट एंड फिगर तो दिखाने ही पड़ेंगे ना। आप ऐसे ही थोड़ी कुछ भी पर्सनल व्यू आप दे सकते हैं। ठीक, बैलेंस्ड वे में देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी की एकदम फेवर में भी चले गए या किसी के एकदम अगेंस्ट में भी चले गए, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी सिंपल आप इनका मतलब समझिए कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। ये जितने वे सारे हैं इन सबका मतलब क्या है। एग्जामाइन का मतलब समझते हैं। एग्जामाइन जो भी आप बोलते हैं। This question compulsory require result of examination. One cannot be at middle point or remain decisive to be neutral. The statement require close inspection to bring out text throwing light on various merits and demerits and concluding on any one side. देखिए, ये सही बात है, हमको बैलेंस अप्रोच के साथ रहना चाहिए। ठीक, लेकिन there is one thing, आप अगर कभी किसी तरफ मतलब जाना, मतलब जस्ट लाइक जैसे आपको किसी भी चीज पे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ऐसा नहीं कि आपने सिंपल मन बना लिया कि मुझे वैसे करना है। नहीं, आपको उस चीज का मेरिट डिमेरिट दोनों पता होने चाहिए। अब उससे क्या होगा, जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप सामने वाले को बता पाएंगे देखिए मैंने ये डिसीजन इस वजह से लिया क्योंकि इसका मेरिट ये था, डिमेरिट ये था। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसे होता, अगर ऐसे करता तो ऐसे होता। तो यानी कि आपने कोई एक डिसीजन किसी एक साइड में जाके ले लिया है, यानी कि इसके अंदर में आपको एग्जामिन में क्या करना है, आपको कोई एक साइड मतलब सच या तो फॉर या अगेंस्ट, जो भी, ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरीके से फेवर में ही हो गया, एकदम पूरी तरीके से अगेंस्ट में हो गया किसी भी चीज की। मतलब आपको एक साइड आपको लिखना है, मतलब कंक्लूड करके कि देखिए अगर मैं इस रास्ते पे जाता तो ये दिक्कत होती, बट मैंने ये रास्ता इसलिए चूज करा क्योंकि इसके फायदे ये सारी चीजें थी। मतलब कुल मिलाकर आपको सीधा नहीं लिखना है कि आपको आंसर में सामने से पता चल जाए कि यार ये आप तो इस चीज के एकदम फेवर में ही है। नहीं, आपको फायदा नुकसान दोनों को बराबर लिख के बैलेंस आउट करके आपको फिर वहां से निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि देखिए मैंने ऐसा इसलिए करा है। ठीक, अब वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी भी बार बार वही सेम बात रिपीट कर रहा हूं कि सिंपल आप यहां पे अभी समझिए कि कैसे क्या मतलब है, किस चीज का क्या मतलब है, किस कीवर्ड का। उसके बाद हम इसमें आंसर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सारा बताऊंगा इन डिटेल। ठीक, अब आ जाता है क्रिटिकली। हियर टू वन मस्ट गिव जजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट हियर। One needs not to justify any fact or point, but to be critical to them so that no for or against seems to be favored. As a critic does not be either for or against, but for at some aspect and against at others. देखिए ऐसा भी नहीं है कि क्रिटिकली आपको बोल दिया तो आप एकदम से ही किसी भी चीज के फॉर और अगेंस्ट में एकदम चले जाएंगे। यहां पे आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल इन द सेंस कि आपको कैसे रहना है कि आपको फॉर भी लिखा है, अपना अगेंस्ट भी लिखा है, दोनों का आपने एकदम पूरा अच्छी तरीके से बैलेंस। देखिए ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करा तो अब ऐसे हो गया, तो अब हम एक मिडिल पाथ लेके आ रहे हैं। ठीक,
क्रिटिकली का ये नहीं मतलब कि आपने पूरा एकदम से अगेंस्ट में ही भर दिया है उस चीज को, ऐसा नहीं कि आप क्रिटिकली एकदम उसको एग्जामिन करने लगे कि अरे ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक, आप उसके पूरे क्रिटिक्स बन गए हैं, ठीक। इससे क्या होता है ना, मेन से आपकी पूरी थिंकिंग पता चल जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या देखिए, जो कुछ भी इंसान होता है जो सोचता है ना, वो उसके लिखाई में दर्ज जाता है कि वो क्या सोच रहा है, किस प्रकृति का इंसान है, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। तो सारी चीजें इन शब्दों से एकदम पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम किसी के फॉर अगेंस्ट में दोनों में चले गए, मतलब किसी एक को फेवर कर दिया दूसरे को नहीं करा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए, वन ऑफ द सेम थिंग होती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको जजमेंट तो देना होता है, बट जजमेंट ऐसा दीजिएगा जो कि मतलब ठीक हो। आप फॉर और अगेंस्ट दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड वे में लेके निकल रहे हैं। यहां पे क्या है कि आपको एक साइड लिखनी है कि हाँ, या तो फॉर में लिख दीजिए अगेंस्ट में, बट डायरेक्टली नहीं। आपके आंसर में पूरा दिखना चाहिए, मेरिट ये थे, डिमेरिट ये थे। इस तरीके से हम लास्ट में इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अब मेरे को ये साइड चूज करनी पड़ेगी, ठीक। एक तरीके से डिस्कस में क्या है कि ये आपको क्या देता है, ये एक आपको चांस देता है टू नरेट वेरियस एस्पेक्ट एंड डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट, कि आपको क्या करना है कि मतलब आपको उसने एक चांस दे दिया है कि जो कुछ भी उसमें दिया उसको नरेट करने का डिटेल में स्टेटमेंट को। इट इज कंपैरेटिवली इजी टू डिस्कस एज यू आर नाइदर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन नॉर टू एग्जामिन, जस्ट प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन विल सफिस द आंसर। मतलब कुल मिला के सिंपल इतना, अगर कभी भी डिस्कस आए तो जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वही क्वेश्चन को एग्जैक्टली जो जो उसमें पूछा गया है सिंपल वैसे ही आंसर करना है, ना आप उसमें कुछ अपनी थिंकिंग लगा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जो चीज उसमें पूछी गई है सिंपल आपको डायरेक्टली वही उस चीज को नरेट करना है। ऐसे नहीं कि आप फॉर अगेंस्ट ये बोल, नहीं, जो उसे पूछा गया है सिंपल उसी को। और डिस्कस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक। डिस्कस वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं क्योंकि मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा है आपको सिंपल वैसे ही उसमें लिखना है एक तरीके से, बट ऐसे नहीं कि आपने उसमें नोट्स बना दिए हैं। आंसर राइटिंग का भी तरीका है ना, वो अभी हम पहला स्टेप सीखे, अभी हम सेकंड स्टेप पे हैं कि हमको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर। अब मैं आज आंसर राइटिंग करा देता, फिर वो क्वेश्चन में आपको बताता कि यहाँ पे क्रिटिकली करना है, डिस्कस करना है, तो फिर वो दिक्कत होती, ठीक। एक एक दिन करके हम सारी चीजें कर लेंगे। फिर आएगा एनालाइज। एनालाइज का क्या मतलब है, अभी दो चार और रह गए होंगे, ये हैं काफी, ठीक। चलिए, एनालाइज क्या कि एनालिसिस करना। एनालिसिस इज समथिंग कि मतलब जस्ट लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक, वन बाय वन ईच एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि हर एक एस्पेक्ट को आप एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज का मतलब ही क्या होता है कि आप हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा, मतलब जैसा होता है ना कि हम अच्छा इनके हाथ में वॉच ऐसी है, पेन ये यूज करते हैं इस तरह, तो वैसे ही आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं जो उसमें कहा गया है, ठीक। while dealing with one aspect, examine it, discuss it and comment upon it, then conclude separately for that aspect without having relevance to other. But remember, each aspect differently analyzed must be coordinated and conclusions should be formed as a whole of the whole analysis. देखिए, आपने हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग एनालाइज कर लिया, मतलब मान लिए ये स्टेटमेंट अलग, ये स्टेटमेंट अलग, ये स्टेटमेंट अलग एनालाइज कर लिया, ये स्टेटमेंट अलग, बट लास्ट में आते आते आपको उन चारों को एक साथ एनालाइज करके एक ही कंक्लूजन डालना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो एनालाइज करा उसको अलग स्टेटमेंट, उसको अलग कंक्लूजन, वो नहीं। उनको एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद एक साथ लेके आइए और साथ में एक बार निचोड़ कर दीजिए कुल मिला के, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको डील करके इसको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे डील करना होता है, किस तरीके से कैसे नहीं, ओके। इलस्ट्रेट में क्या होता है, टू गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द स्टेटमेंट टू मेक इट क्लियर हियर टू relevant data quotations fact can help to point out, but it must be remembered that you are not going to write an opposite to the statement. One needs to follow the direction of the statement and to explain it in that way. यानी कि आपसे बोला गया है ऐसे जाने के लिए, आप अपोजिट नहीं जाएंगे। आपको बोला गया है ऐसे जाने के लिए तो आपको ऐसे ही जाना है, आपको उसके अपोजिट नहीं जाना है। इससे क्या है, आपको क्या चीज पता और चलती है कि आपको जितना डायरेक्शन दिया गया है, जितना ऑर्डर दिया गया है, आप उतना ही फॉलो करेंगे ना। ऐसा नहीं कि आप उनके अगेंस्ट में चले जाएंगे।
सेम विद दिस कि आपको एक्सप्लेन करना, मतलब एग्जांपल देना, एक्सप्लेन करना टॉपिक को, स्टेटमेंट को बहुत ही क्लियर वे में, और आप उसमें कोटेशंस यूज कर सकते हैं, फैक्ट यूज कर सकते हैं, जो भी है सच आपको यूज करना है, बट आपको एकदम से अपोजिट नहीं चले जाना है, उसके फ्लो में ही जाना है। जैसे उसने बोला है, हाँ ठीक है आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं, मतलब कुल मिला के मान लीजिए मैंने कोई बात बोली, आपने बोला हाँ सर सही बोल रहे हैं, लेकिन आपने उस बात को प्रूफ भी कर दिया, हाँ सर आपने पता है सही बोला, ऐसे ऐसे हुआ था, तब हुआ था ऐसे, तो यानी कि आप मेरे साथ साथ चले हैं और आपने क्या करा, जो मैंने बोला उसको एक्सप्लेन करते हुए डीपली में, उसको फैक्ट एंड फिगर देते हुए, जस्टिफाई करते हुए आप मेरे साथ चले गए। ठीक, तो वाली चीजें सिंप्लीफाई, टू सिंप्लीफाई मीन्स टू मेड सिंपल द स्टेटमेंट, गिव डेफिनेशन, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डिटेल, मतलब कुल मिला के आपको उसको सिंपल बनाना है। सिंपल इन द सेंस कि आपको एक्सप्लेन वगैरह सारी चीजें करनी है इजीली, तो ये तो इजी है, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। एलैबोरेट का मतलब क्या है कि इट रिक्वायर टू ऐड रिलेटेड डिटेल्स टू मेक इट फुल ऑफ मीनिंग, मतलब जो भी ऐसा उसमें डिटेल्स की जरूरत है, आपको उसको एक मीनिंगफुल बनाना है एक तरीके से, कि कुछ भी बोल दिया गया है तो उसमें आपको जो जो आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज में इस चीज की कमी है, अगर मैं इस चीज को इसमें फुलफिल करता हूं तो ये आंसर पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। Without necessary details, some statement do not bear meaning. You are to provide its background, basis, and then related detail to clear the whole picture in your words. ठीक, तो यानी कि आपको प्रोवाइड करना उसका बैकग्राउंड, बेसिस और फिर रिलेटेड डिटेल्स उस चीज से रिलेटेड। ओके, आर्ग्यू में आपको क्या करना है, द आर्ग्यू इज टू गिव फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट। रिमेंबर बोथ साइड मस्ट बी कवर्ड। Balanced argument is advisable, but if the topic is very positive or very negative, that slide can be emphasized. मतलब कुल मिला के आपको आर्ग्यू करना है, ये तो आप फॉर में लिखते हैं या तो आप अगेंस्ट में लिखते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आप एकदम उसके फॉर और अगेंस्ट में पूरा ही लिख दिया। ठीक, आपको फॉर और अगेंस्ट में लिखना है, आपको उसके अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट करने हैं एंड इफेक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट। आपको ये भी नहीं बोलना है कि आपने एक ही साइड को कवर करा है, आपको दोनों साइड कवर करनी है। ठीक, आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप लेके चले, ये नहीं कि आपको ना एकदम क्रिटिक बन गए हैं पूरे एक तरीके से, नहीं, आप उसकी अच्छी बात भी लिखेंगे, आप उसकी बेकार बात भी लिखेंगे, और लास्ट में आपको जो भी आपका क्वेश्चन है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो भी मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम पॉजिटिव भी चलेंगे नेगेटिव भी चलेंगे, नहीं, एकदम बैलेंस्ड वे में अप्रोच लाके आप उसको बताएंगे कि हाँ ठीक है इस तरीके से हमको ये करना है। ठीक, और फिर लास्ट में आप बता देंगे कि हाँ मैं पॉजिटिव साइड में इसलिए गया, मैं नेगेटिव साइड में इसलिए गया। ठीक, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आप उसके एकदम आर्ग्यू करने आ गए हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, फिर हमारा रिव्यू। टू रिव्यू इज टू हैव टू लुक ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट। ठीक, इट इज एन एक्सपर्टीज इंस्पेक्शन ऑफ एनी टॉपिक, यानी कि कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं। देखिए रिव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे जजमेंट भी रिव्यू होती है, सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब पीछे जो उसने जजमेंट दिया उसको रिव्यू करते हैं ना, क्या पता कोई गलती तो नहीं है, ये सच क्या हमने सही दिया था, कैसे कैसे ये सारी चीजें कर दी थी। तो सेम आपको वही करना है कि आपने क्या फैक्ट एंड फिगर ये सारी चीजों को एनालाइज करना है क्या, और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है जो भी फैक्ट वगैरह थे, या मतलब कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कुल मिला के आपको उसका इंस्पेक्शन करना, रिव्यू करना है। ठीक, justify a statement regarding any result, decision or fact is given. Candidate has to justify it by explaining its benefits or merits and expressing its effect on minimizing the adverse side. To prove propaganda in the statement logically and step by step in the is the expectation. Okay, मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, अब कोई भी मतलब स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक, तो आपको जस्टिफाई करना है कि भाई इसका ये बेनिफिट है, ये मेरिट है, उसका मतलब इफेक्ट क्या होगा, क्या उसकी एडवर्स साइड होगी, मतलब पूरा आपको जस्टिफिकेशन देना है एक तरीके से। और जस्टिफिकेशन आपको देना तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये जितने भी इंटरप्रिटेटिंग वर्ड्स थे वो आपको समझ आए होंगे, और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को भी एनालिसिस करेंगे। ठीक, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और मैं यहाँ पे आंसर भी आपको कराऊंगा कि किस तरीके से कैसे लिखना है, कैसे नहीं करना है। तो इनकी कुल मिला के पूरी सीरीज चलेगी मेंस वाली, और मे बी होपफुली एक इसमें मैं मतलब इफ अगर आप लोगों चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा, वरना मैं तो प्लान ही कर रहा हूं
कि एक हम जूम सेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस पे, कि जिससे कि क्या हो कि आप अगर कोई भी आंसर लिख रहे हैं या कुछ भी, तो मैं आपका जूम सेशन में एनालिसिस करके आपको पूरा बता पाऊं काफी अच्छी तरीके से कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना है। और सारे पीवाईक्यू तो हम यहाँ पे भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे, बट सारे एक एक करके करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसमें पीवाईक्यू को 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी धीरे धीरे जैसे प्लान बनता है, और बाकी एज सच आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि सर मेंस में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको जो भी सजेशन होगा वो कंसिडर करा जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।